हाँ प्यारे बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में अपन बात करेंगे सबसे पहले बेटा परमाणु, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा परमाणु क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा डॉल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे बात करें। इसने बताया कि मतलब ऐसे बताएं कि एक ही तत्व होता है ना, उसके परमाणु समान होते हैं, और विभिन्न तत्व होते हैं ना, उनके परमाणु भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, डॉल्टन ने यह बताया कि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये डॉल्टन साइंटिस्ट की बातें है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए बेटा, उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल दिए, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिक आए तो अलग अलग क्या दिए बेटा, उन्होंने मॉडल, या इसको बोलते हैं प्रतिरूप। तो इन्हीं को अपन को समझना है। साहब पहले ये वैज्ञानिक आया, इसने ये मॉडल दिया, फिर साहब ये फेल हो गया, तो साहब दूसरा वैज्ञानिक आ गया, इसने अपना मॉडल दिया, फिर उसमें कमियां रह गई, फिर इसकी कमियों को सुधारने के लिए दूसरा वैज्ञानिक आ गया। इसी प्रकार अपन को चीजों को समझना है इस चैप्टर में। बहुत ही आसान सा है बेटा, सबसे आसान है फिजिक्स में ये वाली चीजें, परमाणु वगैरह आ रही है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है 11वीं क्लास में, केमिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन फिर भी आप देखो एक बार। अच्छा, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा इसमें थॉमसन का। इसमें जो सबसे पहले मॉडल दिया गया था वो था बेटा थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, ये सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन इसकी। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या बोलता है बेटा कि साहब उसने बताया कि परमाणु क्या है, एक ठोस गोला है बेटा। ये क्या है बेटा, एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर होती है। जिसकी त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। अच्छी बात है। इस पूरे गोले में धनावेश फैला होता है, धनावेश फैला हुआ है इस पूरे गोले में। और जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज होते हैं, तरबूज में क्या होते हैं, उसके बीज, इसी प्रकार इसमें क्या होते हैं बेटा, ऋणावेश। अरे धनावेश तो पूरे में फैला है। अच्छा, धनावेश तो पूरे में फैल गया, लेकिन ऋणावेश कैसे होता है बेटा, जैसे तरबूज में उसके बीज होते हैं ना, उस प्रकार से क्या होता है बेटा, ऋणावेश। अच्छी बात है। ये धनावेश क्या है, इसके अंदर पूरे के अंदर फैला हुआ है भाई धनावेश। अच्छी बात है। और इसने बताया कि धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, तो कोई भी परमाणु क्या होता है बेटा, उदासीन रहता है। परमाणु क्या होता है बेटा, उदासीन। ये बात बताई थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ने। अब थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया भाई, क्योंकि यह रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कणों के बड़े कोणों पर प्रकीर्णन को नहीं समझा सका। अभी रदरफोर्ड का भी पढ़ेंगे, तो बड़े कोणों पर एक तो प्रकीर्णन को नहीं समझा सका ये, और दूसरा है कि ये विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पाया। स्पेक्ट्रम के बारे में भी अपन को अच्छे से चर्चा करनी है, लेकिन ये वाला स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया था। ये इसकी असफलता के कारण थे बेटा, थॉमसन के स्पेक्ट्रम वगैरह को नहीं समझा सका किसी तत्व के। तो बेटा इसके बाद में जो आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या बेटा, रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको अच्छे से आप समझो ढंग से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा कि मैंने एक बॉक्स लिया बेटा, किसी तत्व का से बना हुआ मैंने क्या लिया बेटा, एक यहाँ पे एक बॉक्स लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव का मतलब
ऐसे तत्व जो स्वतः ही विकिरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, जो स्वतः ही विकिरणों को क्या करते रहते हैं बेटा, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये लिया आप लोगों ने एल्फा कण स्रोत। क्या लिया बेटा, एल्फा कण स्रोत लिया। एल्फा कण स्रोत में आप क्या क्या ले सकते हो, या आप तो विस्मित ले सकते हो या फिर पोलिनियम आप ले सकते हो भाई, ठीक है, अच्छी बात है। एल्फा कण स्रोत आपने यहां पे ले लिया। अब क्या होता है बेटा, ये एल्फा कण स्वतः विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, तो ये विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है बेटा, अच्छी बात है। तो स्वतः ही विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है, तो बेटा आप लोगों ने क्या किया कि इसके आगे आप लोगों ने लेड ब्रिक्स यानी लेड की ईंटें यहां पर आप लोगों ने लगा दी बेटा। ये क्या है बेटा, लेड की ईंटें, ये आप लोगों ने यहां पे लगा दी। अब लेड की ईंटें क्यों लगाई, क्योंकि लेड में क्या होता है बेटा, जब ये रेडियो एल्फा कण स्रोत आ रहा है तो जैसे इधर जाएगा तो ये लेड की ईंटें क्या कर लेंगी, इसको अवशोषित कर लेंगी अपने अंदर। इसका मतलब ये होगा कि जो एल्फा कण इधर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, और ये सीधा ही एक संकीर्ण पुंज के रूप में आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, संकीर्ण पुंज के रूप में आगे बढ़ा। बहुत अच्छी बात है बेटा कि साहब संकीर्ण पुंज, ये कि छोटे पुंज के रूप में आगे बढ़ा। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर जा रही थी उनको सबको लेड कीटों ने क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हुआ। अच्छा, इसके बाद में क्या किया बेटा, इसके बाद में आप लोगों ने सोने की पतली पन्नी, क्या ली बेटा, सोने की पतली पन्नी लिया आपने। क्या ली बेटा, सोने की पतली पन्नी। तो ये आप लोगों ने सोने की पतली पन्नी ली। ठीक है, अच्छी बात है। सोने की पतली पन्नी आप लोगों ने ली बेटा। अब सोने की पतली पन्नी ली, अब बेटा क्या होता है मैं बताऊं, सोने की क्यों ली तो उसके बारे में अपन को भी चर्चा करनी है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि आपने कैसे किया कि सोने की जो पतली पन्नी ली ना आपने, सोना क्या होता है, इसको पीट पीट के आप बहुत ही पतला बना सकते हो। तो आप लोगों ने क्या किया, पतला बनाया। तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप लोगों ने क्या किया साहब, बहुत सारे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड थिन फॉइल है, तो बहुत सारे एटम्स हैं उसके। तो आप लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी लेयर्स है ना, सिर्फ उसमें इतना पतला किया कि सिर्फ एक लेयर है एटम्स की, एक लेयर बहुत ही पतला। यहां पर आप लोगों ने एक पतली लेयर यहां पे बना दी। अच्छा, पतली लेयर यहां पे बना दी साहब। इसके बाद में क्या हुआ सर, यहां आने के बाद समझ रहे आ रहे हैं ना, अरे बहुत सारे एटम है यार, कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे गोल्ड के, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सबको उठा दिया, सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक लेयर, बस इतना पतला आप लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या किया बेटा, आप लोगों ने यहां पर ले ली बेटा स्क्रीन। ये क्या है बेटा, स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आप लोगों ने जिंक सल्फाइड ZnS का लेपन कर दिया। अच्छी बात है सर, यहां पे लेपन कर दिया आप लोगों ने। और यहां पर आप लोगों ने एक मूवेबल सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, घूर्णित घूमने वाला सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने यहां पे ले लिया। ठीक है, जिसको घुमा सकते हो आप सूक्ष्मदर्शी को। अच्छी बात है, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं क्या किया आप लोगों ने। सबसे पहले आपने एक पात्र लिया जिसमें रेडियो एक्टिव एल्फा कण स्रोत लिया, विस्मित या पोलोनियम के रूप में, ये स्वतः ही विकिरणों को उत्सर्जित करेगा बेटा। यहाँ पर इसके बाद में लेड की ईंटें लगा दी, लेड की ईंटें इधर उधर जाने वालों को एब्जॉर्ब कर लेंगी, सीधा गया एक महीन संकीर्ण रेखा चित्र यानी पुंज के रूप में ये गया। इसके बाद में आपने यहाँ पे सोने की पतली पन्नी ली बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे आप लोग क्या ले रहे हो बेटा, स्क्रीन और पर्दा जो भी है, और यहाँ पे घूर्णित सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने लगाया। अच्छी बात है सर, ये काम आप लोगों ने किए बेटा। अब बेटा एक्चुअल हुआ क्या,
कि सबसे पहले आपने देखा कि कुछ अल्फा कण यहां से निकल कर आए तो कुछ सीधे सीधे निकल गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। अच्छी बात है सर। अब क्या कर रहे हो बेटा, देखो घूर्णित सूक्ष्मदर्शी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ZNS का लेपन कर रखा है। तो जैसे ये अल्फा कण स्रोत आके स्क्रीन से टकराएगा, यहाँ पे क्या उत्पन्न करेगा बेटा, एक चमक उत्पन्न करेगा। क्या करेगा बेटा, चमक। और आप क्या कर रहे हो बेटा, घूर्णित सूक्ष्मदर्शी है आपके सामने, तो जैसे यहाँ पे चमक उत्पन्न किया तो आपको पता लग गया साहब कि यहाँ पे आके टकराया है, तो आपने सूक्ष्मदर्शी से इसको देख लिया। साहब यहाँ टकराया, यहाँ चमक उत्पन्न हुई, आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी से देख लिया साहब यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है, यहाँ टकराया। ऐसा प्रोसेस क्या होगा बेटा, चलता रहेगा। समझ में आ गई? अच्छा, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया कि सर एक बात बताओ, आपने यहाँ पे सोने की पतली पन्नी ही क्यों ली थी? मैं बताऊं, सोने की पतली पन्नी लेने का रीजन ये है कि इसकी तन्यता क्या होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप इसको पीट पीट के क्या कर सकते हो बेटा, बहुत पतला बना सकते हो। पता है ये चीज तो आप लोगों को, ठीक है ना। मोटेलिबिटी क्या होती है बेटा, इसकी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? इसलिए आप लोगों ने क्या किया बेटा, सोने की पतली पन्नी ही ली थी। अच्छा, यहां पे क्या है कि अपन लोग यहां पे 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन अगर प्रेक्षण करें कि साहब ऑब्जर्व आप लोगों ने क्या क्या किया, यहां पे क्या क्या देखा आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे देखा, या जो रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे बेटा, एक तो गाइगर और एक मार्शनर। ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लगभग 1906 के अंदर रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ। और इसके बाद में 1911 में उसके 2 स्टूडेंट थे बेटा, लगभग कौन कौन से, गाइगर और मार्शनर। रदरफोर्ड ने पहले कर लिया था ये, फिर इसके बाद में 2 स्टूडेंट थे इसके, गाइगर और मार्शनर, वो ये चीजें कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले उन्होंने प्रेक्षण किया। तो प्रेक्षण में क्या क्या देखा, सबसे पहले इसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना परिकिणित हुए सीधे निकल जाते हैं। ये क्या देख रहे हो बेटा कि अधिकांश अल्फा कण इन्होंने देखा कि बिना परिकिणित हुए क्या हो गए बेटा, सीधे ही निकल गए। पहला एक प्रेक्षण अपन लोगों ने ये देखा, अधिकांश अल्फा कण बिना परिकिणित हुए सीधे निकल जाते हैं। दूसरा इसने देखा कि लगभग 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर परिकिणित हुआ। 90 डिग्री मतलब समझ आ रहे हो, जैसे ये आप लोगों का सीधी है, ये 90 हो गया, तो इससे अधिक कोण पर परिकिणित हुआ बेटा, 90 डिग्री से अधिक पर, ठीक है। अच्छी बात है। 8000 या कुछ बुकों में 20 भी दे रखा है, लेकिन लगभग 8000 में से एक 90 डिग्री से अधिक कोण पर परिकिणित हुआ। नेक्स्ट बात करूं, लगभग 10 लाख 10 की पावर 6 में से एक अल्फा कण 10 की पावर 6 में, यानी 10 लाख में से एक अल्फा कण जिस पाथ से जा रहा था उसी पाथ से वापस लौट कर आ गया। 10 की पावर 6 में से एक अल्फा कण क्या हुआ बेटा, जिस रास्ते से जा रहा था ना उसी रास्ते से वापस लौट कर आ गया। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। ये ऐसा नेक्स्ट बात थी इसकी। अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। 10 की पावर 6 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से वापस उसी पाथ पे लौट कर आ गया कि साहब जिस पथ से जा रहे हैं ना उसी पथ से वापस लौट कर आ गया। ये बेटा कुछ प्रेक्षण किए गए। ये क्या किए गए बेटा, प्रेक्षण किए गए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं कि साहब एक बात बता देता हूं, ये जो होता है ना साहब, ये अल्फा कण सीधा जा रहा है, तो जैसे ये इसको बोलते हैं बेटा परिकिरण कोण थीटा, कि साहब कितना परिकिणित हुआ कोई कण, इसको बोलते हैं परिकिणित कोण थीटा, ठीक है। अच्छी बात है। अब मैं प्रेक्षण के बाद में क्या करें बेटा, इसके निष्कर्ष क्या निकले, यहां से निष्कर्ष क्या निकले
तो निष्कर्ष क्या है बेटा, मैं एक बार आपके नोट्स में दे रखे, इसमें बताया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसका संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी स्थिर वैद्युत बल का उपयोग कर नाभिक के चारों ओर वृत्तीय परत पर चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसे परमाणु का ग्रह प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या है मैं समझाऊंगा आपको। यह निष्कर्ष निकला कि साहब अधिकांश एल्फा कण है ना बिना परिकिणित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो एक बात बताओ, बिना परिकिणित हुए सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, सब सीधे निकल रहे। और इसने पता लगाया कि यार हुआ क्या है यहाँ पे, मैं समझाऊं। देखो आपको एक्चुअल चीज क्या है, देखो ये मैं आपको बता रहा हूं कि साहब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आया, थोड़ी सी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, एक बार समझने की कोशिश करना। या ये सीधा ले ले, देखो बेटा अधिकांश एल्फा कण तो क्या होगी बेटा, सीधे निकल गए, सीधे चले गए, अच्छी बात है। कुछ 90 डिग्री से अधिक पर गए, 90 डिग्री से अधिक पर गए, कुछ वापस उसी पथ पे लौट कर आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि यार अधिकांश भाग तो खोखला है, सीधे निकल गए, लेकिन यहां पे क्या है कि साहब यार यहां पे कोई ना कोई ताकतवर चीज पहुंची है, क्योंकि यहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे जैसे ही इसके सेंटर पे अपन जा रहे हैं, तो यार एक बात बताओ, ये गया था इसको वापस भेज दिया। एल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है बेटा, एल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक 2He4 धनावेश होता है बेटा। इसका मतलब इसके केंद्र पे कोई ना कोई धनावेश बैठा हुआ है, तभी तो इसने क्या कर दिया बेटा, उसको प्रतिकर्षित कर दिया। जैसे ही दूर गए प्रतिकर्षित किया, फिर और दूर गए तो इसका प्रतिकर्षण बल क्या हो गया, खत्म हो गया और ये सीधे निकल गए। इसका मतलब यह हो गया कि इसके केंद्र पर संपूर्ण धनावेश और इसका द्रव्यमान इसी पर स्थित होता है बेटा, केंद्र पर, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, जिसको बोला जाता है नाभिक बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है बेटा, नाभिक बोला जाता है। ठीक समझ में आ गया। और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, और ये जो नाभिक है यहीं से नाभिक का नाम निकल कर आया था बेटा, ठीक है ना। और जो नाभिक है न्यूक्लियस, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियस है बेटा, और इस न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻15 मीटर कोटि की होती है, 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। बात समझ में आ रही होगी बेटा, 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। बात समझ में आ गई बेटा। अब बेटा क्या है कि यहाँ पे अगर मैं और चीज़ें थोड़ी सी और बात करूँ, ये चीज़ें समझ ली होंगी आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद में अगर आगे अपन बढ़े तो बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है। फॉर्मूला क्या निकल कर आता है वो समझना, और उससे ग्राफ भी अपन देखेंगे। n थीटा 1/sin⁴ θ/2। ये इसका मैं यहां से आप लोगों के सामने एक ग्राफ भी बना के बताऊं। कि सर एक बात बताएं, अगर अपन अगर ग्राफ बनाएं n और थीटा, थीटा का मतलब है परिकिणित कोण और परिकिणित एल्फा कणों की संख्या, इसको क्या बोल सकते हो बेटा,
या ऐसा बोल सकते हो एन का मतलब एल्फा कणों की संख्या। ठीक है, अच्छा यहां से एक न्यूमेरिकल भी निकलेगा बेटा। देखो बेटा एन थीटा बोल दो, एन थीटा का मतलब हो गया एल्फा कणों की संख्या, और ये थीटा का मतलब हो गया परिकिणित कोण। तो इनमें और भी आता है, लेकिन आपको मेन चीज मैं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ एल्फा कणों की संख्या 1/sin की पावर 4 θ/2 के समानुपाती होता है, या इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे बोल दो। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाया गया तो आप लोग क्या देख रहे हो बेटा, आपने परीक्षण में देखा कि जैसे 10 की पावर, या ऐसे मैं ग्राफ एक रफली आइडिया दूं आप लोगों को कि ग्राफ आया कुछ ऐसे, ये ग्राफ था बेटा। ये ग्राफ क्या था कि आपको पता है बेटा कि एल्फा कणों की संख्या आपको पता है अधिकांश तो सीधे निकल गए, तो मैक्सिमम तो सीधा निकल गए, तो कोण क्या हो गए बेटा लगभग 0। समझो चीजों को, देखो अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए तो नंबर ऑफ, देखो ये टॉप पर जा रहा है बेटा, तो ये तो सीधे निकल गए, तो इसका मतलब कोण क्या हो गया बेटा कम 0। और जैसे जैसे कोण बढ़ता जा रहा है एल्फा कणों की संख्या क्या होती जा रही है बेटा कम होती जा रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, एल्फा कणों की संख्या क्या होती जा रही है बेटा कम होती जा रही है। ये एन थीटा एल्फा कणों की संख्या और परिकिणित कोण थीटा के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। जैसे इसके अंदर अगर और भी अपन बात करें, ठीक है ना, और भी अगर बात करें इसके अंदर, तो जैसे 10 की पावर जैसे 6-7 की बात करें, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, और यहाँ पे मान लो 1 10 की पावर 1, फिर ये 20 40 60 80 180 तक, ठीक है ना। 180 पे तो बहुत ही कम गया बेटा, एक कण ही गया था देखो, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। समझ आ गया ना। अच्छा इस प्रकार से ये कुछ निकल कर आ जाएगा बेटा। जैसे मैं यहीं से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं, चलो कि एक क्वेश्चन लिख लो कि साहब है, एक क्वेश्चन लिखें, तो एक क्वेश्चन लिख लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना। रदरफोर्ड के एल्फा प्रयोग में, रदरफोर्ड के एल्फा 90 डिग्री कोण पर परिकिणित एल्फा कणों की संख्या है कितनी बताइए। रदरफोर्ड जैसे दे दिया इसने 56 है, तो अगले ने बोला कि बताओ आप मुझे 60 डिग्री कोण पर परिकिणित एल्फा कणों की संख्या क्वेश्चन मार्क। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई कि साहब 90 डिग्री कोण पर परिकिणित एल्फा कणों की संख्या क्या है बेटा 56। तो आप मुझे बताओ 60 डिग्री पर कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि एन थीटा 1/7 की पावर 4 θ/2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं पहले n1 θ/n2 θ। जरा ध्यान देना, ये ऊपर चला जाएगा तो sin 4 θ2/2 अपॉन sin 4 θ1/2। अरे समझ में आता है ना, उल्टा आएगा ना, तो पहले θ2 वाला आएगा फिर θ1 आएगा। n1 θ कितना दे रखा है बेटा 56, n2 θ निकालना है, sin 4 θ2 कितना दे रखा है बेटा 60, तो 60/2 30 डिग्री अपॉन sin 4 कितना दे रखा है बेटा, अगर बात करें θ1 कितना दे रखा है बेटा 90 डिग्री, तो 90/2 कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। अच्छी बात है, तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे 56/n2 θ इक्वल टू sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 × 1/2 4 बराएगा बेटा, ठीक है, अपॉन
45 का मान कितना होता है बेटा, साइन 45 का मान होता है भाई 1/√2, तो 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2। ठीक है साहब, देखो 1/√2, 1/√2, 1/2, तो लो साहब ये कट गया। 1/√2, 1/√2 क्या हो गया, 1/2, तो लो साहब ये भी कट गया। तो क्या बचा भाई, 56/n2 थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, जहाँ पे बताना जरा, 1/4। तो बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n2 थीटा बराबर हो गया 56 गुणा 4। कितना आया, 6 को करोगे तो 24, 4 2, 5 चौ कितना हो गया, 20 और 2 22। लो भाई, इसका मतलब हो गया कि 60 डिग्री कोण पर परिकिणित अल्फा कणों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 224 आ जाएगी साहब। यार आसान सा है यार, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या आप लोग, सिंपल सी बात है। तो कितने आ जाएंगी बेटा, 224 आ जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छा तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे साहब इस रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग में क्या क्या कमी रह गई थी। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना।